गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने समास, वचन, लिंग, सर्वनाम, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक पढ़ लिया है। अब हम लोग वाक्य को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज तारीख है 9 जनवरी 2026। ठीक है, वाक्य की परिभाषा देखते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने श्याम को देखा। यह एक पूर्ण वाक्य है, वाक्यांश नहीं है। ठीक है, शब्दों के व्यवस्थित रूप से अर्थ की सही तरह से प्रतीति हो रही है। ठीक है, वाक्य के दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य, और दूसरा है विधेय। है। तो उद्देश्य के बारे में जानते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं किसके बारे में बताया जा रहा है। राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है, तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि राम के बारे में बताया जा रहा है। इस वाक्य में राम उद्देश्य है। ठीक है, अब उद्देश्य के बाद विधेय को देखते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में
जो बताया जाता है। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है उसे विधेयक कहते हैं, उसे विधेयक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जिसे बताया जाता है, हाँ, जो बताया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। जैसे जैसे उपयुक्त उदाहरण में आप देख रहे हैं, राम बाजार जा रहे हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण में राम के बारे में, राम के बारे में जो कहा गया है, जो कहा गया है वह विधेय है। ठीक है, जैसे आप देखिए, राम बाजार जा रहा है, तो राम उद्देश्य है और बाजार जा रहा है, यह इसका विधेय है। ठीक है, अब इसके आगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। विधानवाचक पहला है, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, उसके बाद है आज्ञावाचक। ठीक है, चौथा है इच्छावाचक, चौथा है इच्छावाचक, पांचवा है संदेहवाचक, छठा है विस्मयवाचक, सातवां है संकेतवाचक, सातवां है संकेतवाचक और आठवां है प्रश्नवाचक। आठवां है प्रश्नवाचक। ठीक है, तो आपने देखा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। ये अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। इसके बाद हम इनकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, इन भेदों की परिभाषा और उदाहरण हम लोग देखते हैं। पहला भेद है विधानवाचक। पहला भेद है विधानवाचक। इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय हो, अर्थात एक ही विधेय हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं।
उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक तस्वीर देखी है। मैंने एक तस्वीर देखी है आदि। यह विधानवाचक वाक्य है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक विधेय है। ठीक है, यह विधानवाचक वाक्य है। इसके बाद दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। इसे परिभाषा के रूप में एक और दे सकते हैं। इसकी परिभाषा एक और दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया करने या होने का बोध हो। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और निषेधवाचक वाक्य में जिस वाक्य में क्रिया करने या होने का बोध नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, जिस वाक्य में क्रिया करने या होने का बोध नहीं हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक तस्वीर नहीं देखी। मैंने एक तस्वीर नहीं देखी। ठीक है, मैंने एक तस्वीर नहीं देखी, तो इसमें क्रिया नहीं होने का बोध है। तीसरा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, आदेश, याचना आदि का बोध, ठीक है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक बोतल पानी लाओ। एक बोतल पानी लाओ, इसमें आज्ञा का बोध, आदेश का बोध। ठीक है, इसके बाद चौथा भेद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य
ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए। जिस वाक्य में इच्छा, आशीष अर्थात आशीर्वाद, ठीक है, इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आप इसका उदाहरण देखेंगे इच्छावाचक वाक्य का। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। ठीक है, इस वाक्य से इच्छा का बोध हो रहा है, शुभकामना का बोध हो रहा है, आशीष का बोध हो रहा है। इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद पांचवा भेद है, वह है संदेहवाचक वाक्य। पांचवा भेद है संदेहवाचक वाक्य। परिभाषा में कह सकते हैं जिस वाक्य में संदेह या संभावना हो, ठीक है, संभावना प्रकट हो, संदेह या संभावना प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे राम आम खाता होगा। राम आम खाता होगा, इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। ठीक है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य होंगे, उसमें संभावना का भी व्यक्त होगा, मतलब संभावना भी व्यक्त होगी। जैसे अब यह कह सकते हैं शायद वर्षा होगी। ठीक है, वर्षा हो सकती है। यह सब संदेहवाचक वाक्य है। आगे देखते हैं हम लोग। 5 वाक्य हो गए, अब 3 बच रहे हैं, इसको जल्दी देख। छठा भेद हम लोग देखते हैं। छठा भेद है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। ठीक है, जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, विषाद, शोक, आदि भावों का बोध हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उसे विस्मयवाचक वाक्य
कहते हैं। जैसे जैसे वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यह विस्मयवाचक वाक्य। ध्यान रखेंगे इस बात पर कि यह जो विस्मयवाचक शब्द है वाक्य में पहले शब्द के रूप में आता है, पहले पद के रूप में आता है। ठीक है, वाक्य से इसका किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद सातवां भेद है, वह है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे तुमने आज क्या किया है। ठीक है, तुमने आज क्या किया है। प्रश्न, इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद आठवां जो भेद है वह है संकेतवाचक वाक्य। आठवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। परिभाषा यह है, जब वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है तो वह वाक्य संकेतवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक वाक्य होता है। अर्थात पहली क्रिया संकेत देती है और दूसरी क्रिया उसका परिणाम होती है। जैसे जैसे वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। हम सब देख रहे हैं वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो वर्षा होना संकेत है फसल अच्छा होने का। ठीक है, वर्षा होना फसल अच्छा होने का संकेत है। लेकिन कई बार बाढ़ जब आ जाती है तो फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो बाढ़ भी संकेत है
बाढ़ के आ जाने से नुकसान ही होगा, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि पहली क्रिया ही संकेत है और दूसरी क्रिया उसका परिणाम है। तो वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो इस तरह की क्रियाएं जब एक दूसरे पर आश्रित हों वाक्य में तो संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, उनकी परिभाषा, उदाहरण। तो वाक्य सही तरह से आप लोगों को समझा दिया गया। अगर कोई बात नहीं समझ आए तो जरूर कॉपी में लिखें और क्लास में जरूर पूछेंगे। इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और कॉपी में लिखकर याद करने का भी प्रयास करेंगे। अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं।